नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थान अतीत की एक झलक में। और पिछले दो वीडियो के पश्चात आज मैं आपके सामने राजस्थान इतिहास की श्रृंखला में तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। पिछले दो वीडियो में आप लोगों के द्वारा जो प्रेम और जो उत्साह आप लोगों के द्वारा दिखाया गया है, उसी उत्साह को आगे जारी रखते हुए मैं आपके सामने आज राजस्थान इतिहास की श्रृंखला में तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं। और पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान शब्द के इतिहास के बारे में। उस राजस्थान शब्द के इतिहास में हमने दो व्यक्तित्व की चर्चा की थी, दो नाम हमारे सामने आए थे। एक नाम की चर्चा मैं आपसे पिछले वीडियो में कर चुका हूं, वो व्यक्तित्व थे जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने अपने राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस दूसरे व्यक्तित्व के बारे में, जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, और जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करने से पहले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कर्नल जेम्स टोड को इस कंपनी के माध्यम से अपने राजपूताना में भेजा गया था। वो कंपनी थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कर्नल जेम्स टोड के व्यक्तित्व की उनके अपने भारत में, अपने राजस्थान में आने के प्रयोजनों की बात करने से पहले, कि किस प्रकार उन्होंने अपने राजस्थान में रहकर जो कार्य किए, इस कार्य के निमित्त वो अपने राजस्थान में आए थे, इन सब कार्यों की चर्चा करने से पहले हमें समझना होगा कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन अपने भारत में हुआ और क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्नल जेम्स टोड को अपने राजस्थान में भेजना पड़ा। इन सब विषयों की बात करने से पहले हमें समझना होगा कि किस प्रकार से इन विदेशियों का आगमन अपने भारत में हुआ। तो बात करते हैं दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस विषय की। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि प्राचीन काल में भारत में जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, वो आक्रमण करने वाला व्यक्ति था यूनान के मकदूनिया का एक निवासी, जिसे हम सब सिकंदर के नाम से जानते हैं। हालांकि उसके वास्तविक नाम की मैं आपसे बात करूं, उसका वास्तविक नाम था अलेक्जेंडर। बाद में नाम इस दुनिया ने उसे दिया, तो शायद उसे खुद को भी पता नहीं होगा कि मुझे लोग सिकंदर के नाम से आज पुकारते हैं। तो दोस्तों, वो सिकंदर जब इस पूरी दुनिया को जीतने निकला था, जिस प्रकार से वो अफ्रीका, ईरान आदि पश्चिमी देशों को जीतता हुआ जब अपने भारत की ओर बढ़ा, ये सपना लेकर वो निकला था कि वो एक दिन पूरे विश्व, इस पूरी दुनिया को जीत लेगा। और इस भारत में आते आते उसका सामना हुआ अपने भारत के उस समय के पंजाब क्षेत्र के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा थे दोस्तों राजा पोरस। और उन्हीं राजा पोरस से एक युद्ध हुआ सिकंदर का 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में बड़ी बहादुरी से सामना किया था राजा पोरस ने, और घोड़ों और हाथियों की इस लड़ाई में अंततः विजय सिकंदर की हुई थी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिकंदर ने राजा पोरस को कैद कर लिया था। पर आप सबने ऐसा भी पढ़ा होगा कि सिकंदर भारत के इसी हिस्से में आने के पश्चात वापस लौट गया था, आगे नहीं बढ़ पाया था। उसके आगे नहीं बढ़ पाने के पीछे कारणों की यदि मैं आपसे चर्चा करूं, तो जब सिकंदर ने राजा पोरस को कैद किया और कैद करने के पश्चात जब सिकंदर के सामने राजा पोरस को लाया गया, तब सिकंदर को ये उम्मीद थी दोस्तों कि कहीं ना कहीं राजा पोरस उसके सामने गिड़गिड़ाएगा या उससे क्षमा मांगेगा और उससे जान की भीख मांगेगा। यही सब सोचकर सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि बताइए आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तब राजा पोरस का शायद वो जवाब सुनकर ही सिकंदर का मन बदल गया हो आगे बढ़ने का। तब पोरस ने जवाब दिया था दोस्तों सिकंदर को कि मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा एक राजा के साथ करता है। सिकंदर की उम्मीदों के विपरीत राजा पोरस के उस जवाब को सुनकर सिकंदर को शायद लगा होगा कि आगे उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और चूंकि हम जानते हैं कि सिकंदर के जो सेना थी या जो सैनिक उसके साथ थे, उन लोगों ने बड़ी लंबी यात्रा इस समय कर चुके थे वो, और काफ़ी थक भी चुके थे, और शायद उन्हीं सैनिकों का आग्रह सिकंदर ने मान लिया हो और यहीं से सिकंदर वापस लौट गया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि सिकंदर के द्वारा अपने भारत को ज़्यादा अधिक नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। सिकंदर के बाद यदि मैं बात करूँ तो अपने भारत में आगमन हुआ विदेशी जातियों के रूप में। उस वंश की मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब कभी अपने यहाँ पर
मौर्य साम्राज्य के राजा हुए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे महान राजा हुए, और उसी साम्राज्य के पतन के पश्चात अपने भारत में फिर विदेशी आक्रमण हुए। और ये विदेशी लोग अपने भारत में क्यों आकर्षित हुआ करते थे अपने भारत की ओर, तो कारण है, हम जानते हैं कि प्राचीन काल में अपना भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि अपने भारत में सोना ही सोना था। यहाँ की विशाल संपदा को देखकर ऐसा माना जाता है कि भारत सोने की चिड़िया उस समय था, और उसी विशाल संपदा की ओर आकर्षित हुआ करते थे ये सब विदेशी आक्रमणकारी, और समय समय पर ये निरंतर अपने भारत में आते रहे। उन विदेशी जातियों की यदि मैं आपसे बात करूं तो अपने भारत में मौर्योत्तर काल में आई, या यूं कहूं कि मौर्यों के पतन के पश्चात अपने भारत में आई। तो वो जातियां हैं दोस्तों, शक जाति, कुषाण, यवन और हूण। ये सब समय समय पर अपने भारत पर आते रहे। इनके बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो इन्होंने अपने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर, जिसे आज हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहते हैं, उस हिस्से पर रहकर इन्होंने अपने भारत के क्षेत्र पर राज किया, इस हिस्से में राज किया। इन जातियों में से कुछ जातियां जो यहाँ पर पराजित हुई यहाँ के राजाओं से, वो जातियां तो समय पर वापस लौट गई, और कुछ जातियों ने यहीं पर रहने का निर्णय ले लिया अपने भारत में, और वो यहीं पर रहकर अपने भारत की इसी संस्कृति में घुल मिल गई। हम जानते हैं कि इनको एक नाम दिया गया है, इन्हें हम इंडो ग्रीक शासक भी कहते हैं। इंडो ग्रीक वर्ड का यूज इन सब लोगों के लिए किया जाता है। उनकी बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। शक और कुषाण और यवन जिस समय अपने भारत में आए और अपने भारत के इस हिस्से में रहे, क्योंकि ये लोग ग्रीक थे और भारत में रहकर आकर यहाँ पर बसे, इसलिए इनको नाम दिया गया दोस्तों इंडो ग्रीक शब्द, जिसे हम अक्सर अपनी किताबों में देखते हैं। और इसी शब्द को यदि आप समझना चाहें तो ये समझें कि इन विदेशी जातियों को भारत में रहने के कारण इंडो ग्रीक आ गया। समय बढ़ता रहा दोस्तों, ये विदेशी आक्रमणकारी अपने भारत में आते रहे और यहाँ की विशाल संपदा को लूटते रहे। इसके बाद काल आता है दोस्तों जिसे हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। और यदि इसके समय की मैं आपसे बात करूं तो राजपूत काल का जो समय माना जाता है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का समय माना जाता है। ये 500 साल, ऐसा नहीं है कि इन 500 सालों में अपने भारत पर इन विदेशियों ने आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया हो, या ये विदेशी आक्रांता अपने भारत में घुसने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा अपने भारत के उन 500 सालों में जब अपने भारत में राजा हुए, उन राजाओं ने कहीं ना कहीं अपने भारत की संस्कृति को बचाए रखा और 500 सालों तक इन अरब आक्रमणकारियों से अपने देश को बचाए रखा। इस काल तक कोई भी विदेशी जाति अपने भारत में प्रवेश नहीं कर सकी, और इसका श्रेय आता है अपने भारत के उन सभी राजाओं को जिन्होंने एक साथ संगठित होकर 500 सालों तक अपने भारत की संस्कृति की अस्मिता को बचाए रखा। हालांकि हम देखते हैं कि इन्हीं 500 सालों के बीच में लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी में बात करूं तो एक आक्रमणकारी अपने यहाँ पर 7वीं 8वीं शताब्दी में भी आया था, जिसे हम मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानते हैं, और जिसका उद्देश्य केवल यही था कि वो यहाँ लूट मचाने आया था। लेकिन कोशिश उसकी नाकाम हो जाती है। केवल वो सिंध क्षेत्र में आकर ही अपने भारत में प्रवेश करने से पहले इसका सामना हुआ भारत के ही सिंध के राजा हुआ करते थे, राजा दाहिर, और कहते हैं कि वहाँ युद्ध करने के पश्चात ये मोहम्मद बिन कासिम वहीं से वापस लौट जाता है। ऐसा ही एक प्रयास हम देखते हैं कि कभी महमूद गजनवी अपने भारत की ओर आया और यहाँ आकर उसके द्वारा कई बार हर 1 साल 2 साल 3 साल हर साल वो साल दर साल अपने भारत में आता रहा और अपने भारत की इस संपदा को लूटने का प्रयास करता रहा, और लूटा भी सही काफ़ी हद तक उसने, जिसे हम देखते हैं कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया उसके द्वारा। कन्नौज जैसा उस समय का समृद्धशाली राज्य जिसे नष्ट कर दिया था उस समय महमूद गजनवी ने, और जमकर लूटा था अपने भारत देश को उस समय महमूद गजनवी ने। लेकिन फिर भी हम ये कहें 7वीं से 12वीं शताब्दी तक पूरा प्रयास किया अपने भारत के राजाओं ने इन विदेशियों से बचाने का। आगे हम बात करें भारत की गुलामी की दास्तान की, यदि मैं आपसे बात करूं, इतने आक्रमण अपने भारत पर हुए विदेशी जातियों के, लेकिन कोई भी अपने भारत में राज नहीं कर सका और अपने भारत की संस्कृति को धूमिल नहीं कर सका।
ये प्रयास सफल हुआ दोस्तों। बात करूं मैं यदि आपसे उस समय की, एक महान तिथि, महान सन की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, और वो सन था इतिहास में 1192 ईस्वी का। इस समय एक दुर्दांत आक्रमणकारी में मोहम्मद गोरी से आप सब जानते हैं, और मोहम्मद गोरी का सामना 1192 में मैदान था वो तराइन का, और इस तराइन का, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध भी हम कहते हैं, और इसी तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय अपने भारत के, उत्तर भारत के सम्राट हुआ करते थे। और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने भारत में पहली बार यूँ कहते हैं कि सल्तनत काल की स्थापना उसी के समय इसी युद्ध से मानी जाती है। सल्तनत काल की यदि मैं आपसे बात करूं तो ये सल्तनत काल माना जाता है दोस्तों 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का ये समय, और ये समय इन तुर्कियों के राज करने का माना जाता है, जिन्होंने आकर अपने भारत में राज किया। समय समय पर इन तुर्कियों के अलग अलग वंश अपने भारत में आते रहे। बात करें सबसे पहले कि मोहम्मद गोरी जो आया था, इसने यहाँ पर एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ा, और स्वयं यहाँ से चला गया था अपने देश की ओर वापस, क्योंकि उसका उद्देश्य अपने भारत पर राज करने का नहीं था। फिर भी इसने अपने गुलामों को यहाँ पर छोड़ा, और उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहीं से शुरुआत हो जाती है अपने भारत में गुलाम वंश की। और यही वो समय था दोस्तों जब अपने भारत ने पहली बार गुलामी और दास्तां शब्द को पहली बार देखा, और गुलामी क्या होती है इसे जाना। तो यहीं से अपने भारत की गुलामी की दास्तां का दौर शुरू होता है। ये काल चला गुलामी का 1206 से लेकर। समय समय पर गुलाम वंश के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद यहाँ पर राज किया तुगलकों ने, तुगलकों के बाद आए सैयद, और सैयद के बाद आए लोदी। इस प्रकार से ये सल्तनत काल चलता है दोस्तों 1526 ईस्वी तक, और ये लोग यहाँ पर भारत में रहते रहे। अब बात करूं मैं कि भारत की इन विदेशियों की बात करें, तो बात अगर लूटने की है तो मैं समझता हूं कि ये लोग जब भारत में आए और यहाँ पर रहकर इनका उद्देश्य राज करने का हो गया था कि हमें यहाँ पर रहकर राज करना है। तो दोस्तों हम पाते हैं कि जैसे भारत में रहकर ये लोग राज कर रहे थे, लेकिन इनका, अब ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो इनका उद्देश्य ये नहीं था कि साहब इन्होंने अपने भारत के धन का उपयोग कहीं और विदेशों में भेजने के लिए किया। ये लोग अपने भारत की संपत्ति का प्रयोग भारत में रहकर यहीं पर करते रहे। तो मैं नहीं समझता कि अपने भारतीय संपदा का कोई नुकसान इन लोगों के द्वारा किया गया था, क्योंकि जिस धन को, जो धन इन्होंने यहाँ पर कमाया या लूटा, उस धन का प्रयोग ये अपने भारत में यहीं पर करते रहे। आगे बात करते हैं, अगला जो काल आया अपने भारत में, जिसे हम मुगल काल के नाम से जानते हैं, और इस मुगल काल की शुरुआत होती है दोस्तों 1526 ईस्वी का। अपने भारत के इतिहास का एक और निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। और फरगना का एक शासक बाबर, जो अपने भारत में प्रवेश करता है, और उस समय अपने भारत में जिस वंश का राज था वो वंश था लोधी वंश, और उसी लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और ये मुगल साम्राज्य चला 1526 से लेकर दोस्तों 1757 ईस्वी तक। वैसे तो हम पढ़ते हैं इतिहास में कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही लगभग ये मुगल काल समाप्त मान लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई शासक ऐसा नहीं हुआ जिसने अत्यधिक प्रभावित किया हो। लेकिन फिर भी मैं बात करूं अंग्रेजों के आगमन की, तो 1757 तक मुगल काल अच्छे से चलता रहा। इसके पश्चात अपने भारत में ये 1526 से लेकर 1757 का समय दोस्तों मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपने भारत में आगमन हुआ, या जो राज अपने भारत में आया उसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। और ये राज करना इन्होंने शुरू किया 1757 ईस्वी से लेकर, और यूँ कहें भारत की आज़ादी तक। इस प्रकार दोस्तों हम पाते हैं कि अपना भारत देश, जो गुलामी की दास्तां जिसकी शुरुआत हुई अपने भारत देश में, वो समय था 1192। और 1192 से लेकर भारत अलग अलग वंशों का गुलाम रहा, और ये गुलामी का दौर चला दोस्तों अपने भारत की आज़ादी के समय तक, 1947 ईस्वी तक।
अब इन विदेशी जातियों की तो अपन बात कर चुके हैं, लेकिन हमें आज बात करनी है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें बात करनी है दोस्तों, और किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन अपने भारत में हुआ। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अच्छे से अपने राजस्थान के इतिहास की बारीकियों को समझते हुए अपन चलते हैं। मैं आपको ले जा रहा हूँ संसार के उस मानचित्र की ओर, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं, यदि मैं महाद्वीपों की बात करूं, कम से कम राजस्थान के सामान्य ज्ञान को पढ़ने के लिए सबसे बेसिक शर्त यही होती है कि कम से कम हमें विश्व के मानचित्र या भारत के मानचित्र या राजस्थान के मानचित्र की मैं आपसे बात करूं तो इन तीनों मानचित्रों का थोड़ा सा मैप अपने दिमाग में होना चाहिए दोस्तों। और ये विश्व का मानचित्र जो आपके सामने है, और विश्व के मानचित्र में या तो हम महाद्वीपों को देखते हैं या फिर हम महासागरों को देखते हैं। महाद्वीपों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ये महाद्वीप हमें नजर आ रहा है, ये महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ये महाद्वीप जो नीचे दिख रहा है हमें, यह है दक्षिणी अमेरिका। इस महाद्वीप की यदि मैं आपसे बात करूं, ये महाद्वीप है अपना अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप की यदि मैं बात करूं तो ये महाद्वीप है अपना एशिया महाद्वीप। और यहाँ पर ये जो महाद्वीप है छोटा सा, ये है अपना यूरोप। यदि इस महाद्वीप की बात करूं तो ये महाद्वीप है अपना ऑस्ट्रेलिया। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपने अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों हमें बात करनी है कि किस प्रकार से भारत अंग्रेज अपने भारत में किस प्रकार से प्रवेश हुए। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हो, ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अपना भारत देश स्थित है। और उस प्राचीन काल की यदि मैं आपसे बात करूं तो आप देख पा रहे हो कि अपना भारत देश जो है यहाँ पर पानी से घिरा हुआ है, और इसीलिए हम भारत को प्रायद्वीपीय भारत के महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इधर की और बात करूं मैं इस दिशा में, तो यहाँ पर अपने भारत की इस दिशा में हिमालय खड़ा हुआ है। तो तीन ओर से भारत एक तरह से पैक है। भारत में यदि प्रवेश करना है जमीन से, तो आपको भारत में प्रवेश करने के लिए इसी दिशा से आना होगा। और दोस्तों इन जितने भी विदेशी जातियों की बात मैंने अभी आपसे की है, ये सभी विदेशी जातियां इसी मार्ग से होते हुए अपने भारत में प्रवेश किया करती थी। यदि मैं यहाँ पर बात करूं कि इस यूरोप महाद्वीप के पहले जो साम्राज्य यहाँ पर फैला हुआ था, वो साम्राज्य था आपके तुर्की साम्राज्य। ठीक है, ये तुर्की अपने भारत में आक्रमण किया करते थे दोस्तों उस समय। और इस विशाल संपदा की ओर ये विदेशी अपने भारत की ओर आकर्षित हुआ करते थे। उस विशाल संपदाओं में यदि मैं सबसे मेन चीज की बात करूं तो मेन चीज है अपने भारत में उस समय, एक तो रेशम के लिए बड़ा फेमस था अपना भारत उस समय। रेशम के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो ये रेशम उस समय बांग्लादेश की साइड होता था अपने भारत में। और उस रेशम की क्वालिटी दोस्तों इस प्रकार से हुआ करती थी कि वो रेशम यदि एक चद्दर के बराबर हम रेशम की बात करें, इतना बड़ा रेशम का यदि चद्दर, तो वो रेशम की जो क्वालिटी होती थी उस समय दोस्तों, वो जो रेशम होती थी, उस रेशम को यदि आप उसकी घड़ी करें, उसको इकट्ठा करें, तो वो रेशम इतनी सी हो जाया करती थी। इतनी बारीक रेशम और इतनी उच्च क्वालिटी की रेशम अपने भारत में उस समय बना करती थी। और कहते हैं कि जब ये रेशम भारत से विदेशों में जाती थी, तब उसका जो मूल्य होता था तो उसको एक तराजू में रखा जाता था, उस रेशम के एक हिस्से को, और दूसरी तरफ उसी के बराबर में सोना रखा जाता था दोस्तों। ये मूल्य उस समय अपने भारत की रेशम का था। और शायद मैं कहूँ कि इसी प्रकार की संपदा की और ये विदेशी जातियाँ ये जानती थी कि भारत में इस प्रकार की कई संपदाएं हैं। दूसरी यदि मैं मेन संपदा की बात करूँ तो अपने भारत के इस हिस्से में उस समय मसाले बहुत हुआ करते थे, और आज भी होते हैं दोस्तों। अपना भारत का ये क्षेत्र मसालों के लिए जाना जाता है। और मसालों में यदि हम बात करें तो काली मिर्च कह दें, इलायची कह दें, लौंग कह दें, क्योंकि इस समय की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, उस समय लाल मिर्ची अपने देश में नहीं थी। हम यहाँ पर वो तीखापन लाने के लिए सब्जी जिस मसाले का प्रयोग करते थे वो हुआ करती थी काली मिर्च।
और इसीलिए ये तुर्की साम्राज्य के लोग जब अपने भारत की ओर आक्रमण करते थे तो यहाँ से जब ये लूट का माल लेकर जाते थे तो भी यहाँ से विशेष रूप से अपने साथ मसाले लेकर जाते थे और इन्हीं मसालों का प्रयोग धीरे धीरे ये अपने उस भोजन के लिए करने लगे। और हम जानते हैं कि तुर्की लोग मांसाहारी होते हैं और उनके भोजन का स्वाद ये मसाले बढ़ा दिया करते थे और धीरे धीरे इन तुर्कियों को आदत हो गई अपने भारत के इन मसालों की। यही तुर्की लोग इन मसालों को बेच दिया करते थे इधर यूरोप वालों को। जिस दाम में यहाँ से मसाले लेकर जाते थे उससे दुगने दाम में मसाले बेच दिया करते थे इधर यूरोप वालों को और धीरे धीरे यूरोप वालों को भी आदत हो गई इन मसालों की। बात करूँ उस समय इस बड़े भूभाग को रोम के नाम से जाना जाता था उस समय, और सारे रोम के जो लोग थे उन्हें धीरे धीरे इन मसालों की आदत हो गई। यूरोप के लोग इन तुर्कियों से पूछा भी करते थे कि यार हमें तो बताओ कि यार कहाँ से लाते हो, लेकिन तुर्कियों ने कभी बताया नहीं यूरोप वालों को, क्योंकि अगर बता देते तो शायद ये यूरोप वाले भारत में आकर ये खुद ले जाते मसाले यहाँ से। और जो तुर्की लोग व्यापार किया करते थे यूरोप वालों के साथ अपने भारत के इन मसालों का, इनका ये व्यापार खत्म हो जाता शायद। अब देखो दोस्तों, एक यूरोप के इतिहास में एक विशेष घटना इस समय घटित हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 1453 ईस्वी की, और उस समय तुर्की साम्राज्य की लड़ाई हुई यूरोप से। और जब ये लड़ाई हुई दोस्तों तो इन तुर्कियों ने ये जो तुर्की साम्राज्य है, इस तुर्की साम्राज्य के को यूरोप से जोड़ने वाला जो स्थान था उस समय, जो कहते हैं कि ये जो भूभाग आपको दिखाई दे रहा है जमीनी भूभाग, और जो भूभाग यूरोप को तुर्कों से जोड़ता था, वो उस भूभाग पर कब्जा कर लिया था उस समय इन तुर्कियों ने। और बात है वो 1453 ईस्वी की। वो स्थान है दोस्तों जिसे हम कुस्तुन दुनिया के नाम से जानते हैं, और यदि वर्तमान की मैं बात करूं तो आज इसे हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। कभी यूरोप के पास ये इस्तांबुल हुआ करता था ये भूभाग, और इसी भूभाग पर 1453 में अधिकार कर लिया किसने, इन तुर्कियों ने। और जब ये अधिकार हुआ दोस्तों, लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इन तुर्कियों ने रोम वालों से कहा कि आज के बाद आप हमारे इस क्षेत्र में इधर प्रवेश नहीं करेंगे। अब प्रवेश बंद हो गया। तब रोम वालों को बड़ी चिंता हुई कि आज जिन मसालों की आदत हो गई थी रोम वालों को, मैंने कहीं पढ़ा है कि रोम के एक राजा कहते हैं कि हमें भारत के बागों के मोर और वहाँ के मसाले बड़ा आकर्षित करते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि रोम जो उस समय यूरोप में जो रोम था, वो जिसे हम रोम के नाम से जानते हैं, उन रोम देश के लोगों को आदत हो गई थी इन मसालों की, लेकिन तुर्कियों ने अब इन मसाले भी देना बंद कर दिया। और ये जो भूभाग था जहाँ से जा सकते थे अपने भारत में, उनका वो रास्ता भी बंद कर दिया था दोस्तों तुर्कियों ने। और पूरे रोम में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमें ये मसाले चाहिए। और सारे रोम वालों ने वहाँ के राजा से कहा कि हमें कुछ भी हो जाए, इन तुर्कियों को सबक तो सिखाना है। इन्होंने हमारे व्यापार को बंद कर दिया है, हमारे मसालों को बंद कर दिया है और हमारे भूभाग पर भी अधिकार कर लिया है। तब सारे रोम ने ये डिसाइड किया कि कुछ अगर यहाँ से नहीं जा सकते हम इस रास्ते से, तो हम जल मार्ग के रास्ते से भारत की ओर जाएंगे और उन मसालों को लेकर हमें भारत से अपने इस यूरोप में लाना है, और इन तुर्कियों के इस व्यापार को भी हमें बंद करना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत थी दोस्तों कि ये यूरोप वाले, ये रोम वाले अपने भारत के उस हिस्से में पहुँचते, और उसके लिए इन्हें इस पूरे महासागर को पार करते हुए इस पानी के रास्ते से भारत में पहुँचना था। यदि मैं भारत के इस जलमार्ग की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, ये जो महासागर आप देख पा रहे हैं, इस महासागर को हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। और इस महासागर की यदि मैं बात करूं भारत के इस हिस्से में, तो इसे हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। ये महासागर है आपका हिंद महासागर। और उस समय अपने विश्व में इन जलमार्गों की खोज नहीं हुई थी। तब यूरोप के इस वाले हिस्से में, ये जो पुर्तगाल जो देश है यूरोप में या रोम में, इन पुर्तगालियों ने ये डिसाइड किया कि हम में से कोई एक व्यक्ति ऐसा तैयार हो जो भारत के में जाने वाले इस जलमार्ग की खोज कर सके।
वहाँ के राजा ने घोषणा की, ये कहलवाया कि कोई व्यक्ति ऐसा तैयार हो जो भारत के जलमार्ग की खोज करके हमारे लिए मसाले ला सके। बड़ा प्रयास पुर्तगाल के राजाओं ने उस समय किया, लेकिन भारत के जलमार्ग को खोजने की सफलता इन्हें काफ़ी समय तक नहीं मिली। और समय आते आते समय आ गया दोस्तों, 1487 ईस्वी का समय आ गया। आज हमें कंटेंट की बात, अपने नोट्स की बात नहीं करनी है, बस हमें इतना सा समझना है दोस्तों कि किस प्रकार से इन विदेशी जातियाँ, ये जो विदेशी जातियाँ थी, चाहे वो पुर्तगाली रहे हों, चाहे वो डच हों, चाहे अंग्रेज हों, किस प्रकार से अपने भारत में आए, उस कारण को हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तब पुर्तगाल के राजा के ऐसा कहने पर वहाँ एक व्यक्ति था दोस्तों, इसका नाम था बोर्थो लोमियो डाइज। इस नाम का ये व्यक्ति 1487 ईस्वी तैयार होता है और अपने राजा से कहता है पुर्तगाल में कि मैं जाऊंगा भारत के उस जलमार्ग की खोज करने के लिए, बस आप मुझे कुछ लोग दे दें और इतना सा खाना मुझे मुहैया करा दें, उपलब्ध करवा दें, और मैं समुद्री जहाज के माध्यम से भारत के जलमार्ग की खोज करने का प्रयास करूं। और पूरे पुर्तगाल के लोगों ने इस बोर्थोलोमेओ डाइज का स्वागत किया और बड़े ही प्रेम से इसे विदा किया गया। दोस्तों, बोर्थोलोमेओ डाइज 1487 में पुर्तगाल से रवाना हुआ। इसने जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध थे उन सब संसाधनों को जुटाया, लगभग 200-300 लोगों को अपने साथ लिया, बहुत बड़ा जहाज तैयार किया गया और बहुत सारी रसद सामग्री इसको दी गई। जो अंदाजा इनका था कि लगभग इतने समय में मैं पहुंच जाऊंगा, तो वो सामग्री इनके जहाज में रखवा दी गई। इस प्रकार से 1487 में बोर्थोलोमेओ डाइज रवाना होता है और उसने ये तय किया था कि वो अफ्रीका के सहारे सहारे वो भारत तक पहुंचेगा। थोड़ी सी जानकारी शायद इन्होंने तुर्कियों से जुटा ली हो। अब बोर्थोलोमेओ डाइज रवाना होने से पहले इसने जानकारी जुटाई कि यार अगर मैं भारत पहुंच भी गया तो पता कैसे लगाऊंगा कि साहब भारत में पहुंच गया हूं। तब किसी ने जानकारी दी इसे कि जिस भारत की खोज में आप जा रहे हो, वहाँ भारत में जब आप पहुंचोगे तो आप देखोगे कि वहाँ के लोग काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले होते हैं। और हम जानते हैं कि भारत के दक्षिणी भाग के लोग, चाहे वो केरल की बात हो चाहे तमिलनाडु की हो, ये इधर के लोग काले ही होते हैं। और बोर्थोलोमेओ डाइज ये सारी जानकारी जुटाकर पुर्तगाल से निकलता है दोस्तों, और इस प्रकार अफ्रीका के सहारे सहारे कई तूफानों का संघर्ष करते हुए बोर्थोलोमेओ डाइज इस हिस्से पर आकर पहुंच जाता है। बड़ा ही संघर्ष किया होगा दोस्तों, वैसे मुझे भी चंद सेकंडों का टाइम लगा है यहाँ से ये लाइन खींचने में, लेकिन उसको यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करने में काफ़ी महीने लग गए थे और बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए बोर्थोलोमेओ डाइज अफ्रीका के इस सबसे दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचा। और इसे उस समय केप ऑफ स्टॉर्म्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस स्थान पर उस समय तूफान काफ़ी अधिक आया करते थे। इस वजह से इसको नाम दिया गया है केप ऑफ स्टॉर्म। जब बोर्थोलोमेओ डाइज यहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि यार यहाँ पर तो बड़े अत्यधिक तूफान आते हैं। इसे जैसे ही ये यहाँ की इस धरती को इसने छुआ और प्रवेश किया तो इसने पाया कि मैं तो भारत आ चुका हूँ। इसको पता नहीं था कि ये कहाँ आया है। इसने यहाँ के लोगों को देखा तो लोग भी इसे काले नजर आए। इसको थोड़ा सा और इसकी उम्मीद बनी, इसकी आशा बनी कि यार शायद मैं भारत पहुँच चुका हूँ। इसने वहाँ के लोगों से बातचीत की, क्योंकि वहाँ के लोग भी काले थे और अपने भारत की इसने जानकारी ले ली थी पहले कि नहीं, भारत आप पहुँचोगे तो आपको वहाँ पर काले लोग दिखाई देंगे। तब बोर्थोलोमेओ डाइज थोड़े समय के लिए तो खुश हुआ, एक उम्मीद की किरण, एक आशा की किरण इसे नजर आई कि हो सकता है कि ये भारत पहुँच गया हो। लेकिन इसको जानकारी मिली कि वो भारत नहीं पहुँचा है, वो अभी अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर पहुँचा है। और पर कुछ भी हो, थोड़ी एक उम्मीद तो बनी थी बोर्थोलोमेओ डाइज की भारत पहुँचने की। इसलिए इसने बाद में इस स्थान को नाम दिया केप ऑफ गुड होप। इसे आशा अंतरीप के नाम से जाना गया दोस्तों, और आज तक भी हम इस अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को केप ऑफ गुड होप के नाम से ही जानते हैं। आगे बढ़ने का इसने प्रयास किया, क्योंकि जाना है इसको यहाँ से यहाँ तक की यात्रा इसे करनी थी। क्योंकि ये हिस्सा अटलांटिक महासागर का हिंद महासागर से मिलने का है, इसलिए शायद यहाँ पर शायद तूफान ज़्यादा आते हैं और इन तूफानों से बोर्थोलोमेओ डाइज निकल नहीं सका। इस उथल पुथल में
बार्थोलोमेव डियाज की उस समय रसद सामग्री खत्म हो गई थी दोस्तों, और इसके साथियों ने और इसने ये तय किया कि अब वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इसी स्थान से बार्थोलोमेव डियाज वापस पुर्तगाल लौट जाता है। इसने जाकर अपने राजा से कहा कि प्रयास उसने पूरा किया था लेकिन वो पहुंच नहीं सका, लेकिन वो जिस यात्रा का उसने सफर तय किया था उस यात्रा के बारे में पूरा अपने राजा को सूचित कर दिया। पुर्तगालियों में या रोम में कह दें उस समय फिर वापस एक बार और वो भावनाएं वापस उमड़ी कि नहीं कुछ भी हो जाए, उन्हें इन तुर्कियों को सबक सिखाना था और भारत के इन मसालों के लिए कुछ भी हो जाए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। और एक बार फिर वहाँ के राजा ने फिर अपने देश से अपील की कि कोई तो होगा ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए इस भारत के जलमार्ग की खोज कर सके और ये मसाले हमारे भारत से यहाँ ला सके। तब एक और व्यक्ति तैयार हुआ दोस्तों, इसे आप सब कोलंबस के नाम से जानते हैं, और ये कोलंबस तैयार होता है। इसने कहा अपने राजा से कि नहीं साहब, मैं जाऊंगा इस बार। वापस सारी पुर्तगाल, सारे रोम की जनता ने स्वागत किया कोलंबस के इस वीरता का, इस साहस का, और कोलंबस एक बार फिर उसी तैयारी के साथ इसने इस बार डिस्कस भी कर लिया था बार्थोलोमेव डियाज से कि आपके लिए सामने जो जो भी कठिनाइयाँ आई हैं आप मुझे बताएं ताकि मुझे उन कठिनाइयों का सामना ना करना पड़ सके। तब बार्थोलोमेव डियाज ने सलाह दी कि आप अफ्रीका के इस तट के सहारे ना जाएं, क्योंकि यहाँ जहाँ से मैं गया हूँ वहाँ पर मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप जाएं तो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच होकर जाएं, और शायद क्योंकि अपन जानते हैं कि समुद्र के किनारों पर ज़्यादा तूफानी स्थितियाँ अपन को देखने को मिलती हैं, और इस वजह से कोलंबस को सलाह दी बार्थोलोमेव डियाज ने कि आप समुद्र के बीच में से जाएं। पूरी तैयारियां की कोलंबस ने, और उन तैयारियों के साथ बिल्कुल वैसे ही रवाना हुआ कोलंबस दोस्तों पुर्तगाल से चला और इस अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच आकर पहुंच गया। अब उस समय शायद हो सकता है कि उसके दिशा सूचक यंत्र ने उसे धोखा दे दिया हो, क्योंकि जब हम समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं तब कहीं ना कहीं हमें कोई छोर दिखाई नहीं देता है पूरा, क्योंकि हम जानते हैं कि महासागर बड़े अथाह होते हैं, दूर दूर तक कोई छोर नजर नहीं आता है। ऐसे समय में जब कोलंबस इस अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच था, तब इसका जहाज इधर घूमने की बजाय इसके जहाज ने दिशा पकड़ी इस ओर, और सीधा इसका जहाज पहुंचा इस उत्तरी अमेरिका के किनारे। अब चूंकि इसको भी पता था कि यदि मैं भारत पहुंच जाऊंगा तो मैं जब वहां पर देखूंगा, जानकारी इसको मिली गई थी कि वहां के लोग काले होते हैं। इस बार ये जब इस दिशा में पहुंचा दोस्तों, और यहाँ पर जो द्वीप हैं इसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के किनारे पर जो द्वीप हैं उन्हें हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह है उत्तरी अमेरिका के समीप। इस काफ़ी लंबी यात्रा के बाद कोलंबस उस स्थान पर पहुंचा और उसे उन द्वीपों का वो समूह दिखाई दिया। उस दिन कोलंबस भी बड़ा खुश हुआ था दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबी यात्रा के बाद उसे वो ज़मीन का टुकड़ा दिखाई दिया था। जैसे ही कोलंबस उस स्थान पर पहुंचा तो वापस हम जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के लोग भी काले होते हैं, और जैसे ही कोलंबस पहुंचा और उसने वहाँ के लोगों को देखा तो एक बार तो बड़ा प्रसन्न हुआ कोलंबस, और उसे लगा कि वो भारत पहुंच गया है। लेकिन जब वो वहाँ के लोगों से मिला, अब दोस्तों क्या आपको पता है कि इस समय तक इधर की दुनिया के लोग इधर की दुनिया के लोगों से परिचित नहीं थे, और इधर की दुनिया के लोग इधर की दुनिया के लोगों से परिचित नहीं थे। ये हम देख पा रहे हैं कि कोलंबस ही वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस अमेरिका की खोज की थी। निकला तो वो भारत की खोज करने था, लेकिन यहाँ पर खोज कर बैठा वो किसकी, एक नई दुनिया की, और जिसे आज तक भी हम नई दुनिया के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया, इन सबको, इन तीनों को मिलाकर नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बड़ा आदर सत्कार हुआ कोलंबस का, क्योंकि वहाँ के लोगों ने पहली बार दूसरी दुनिया के लोगों को देखा था। कोलंबस की इस जो आदर सत्कार वहाँ के लोगों के द्वारा किया गया, बड़ा खुश हुआ कोलंबस की ठीक है भारत मिला कि नहीं मिला, लेकिन मैंने एक नई स्थान, नई दुनिया की खोज मेरे द्वारा की गई है। और वहाँ से काफ़ी अपार धन संपदा लेकर वहाँ के लोगों ने उसे विदा किया, और कोलंबस वापस पुर्तगाल पहुँच जाता है दोस्तों। जाकर वहाँ के महाराजा को पुनः एक बार सूचित कर देता है कि उसके द्वारा एक नई दुनिया की खोज कर ली गई है, लेकिन वो खोज नहीं कर पाया है भारत के जलमार्ग की। और एक बार फिर रोम की जो जनता थी
उसे निराशा हाथ लगती है, वहाँ के राजा को निराशा हाथ लगी दोस्तों। एक बार फिर आगरे की पीछा नहीं छोड़ा पुर्तगाल वालों ने, जब तक भारत के जलमार्ग की खोज नहीं हो जाती तब तक उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा। और यहाँ पर फाइनली एक और व्यक्ति तैयार होता है जिसे हम वास्को डी गामा के नाम से जानते हैं। ये सारे प्रयास स्पेन और पुर्तगाल के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं दोस्तों, और ये एक बार फिर तीसरा प्रयास किया जा रहा है। ये वास्को डी गामा तैयार हुआ उस दिन 1497 ईस्वी की बात है, और इसने एक बार फिर अपने राजा से कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा इस बार और भारत के उस जलमार्ग की खोज मैं करके लाऊंगा। सारी इस बार भी वही हुआ दोस्तों कि किस प्रकार से इसने बार्थोलोमेव डियास से संपर्क किया होगा, कैसे इसके द्वारा कोलंबस से संपर्क किया गया होगा। सारी जानकारी लेने के पश्चात फाइनली वास्को डी गामा रवाना होता है, और पूरी तैयारी के साथ दोस्तों इस बार वास्को डी गामा रवाना हुआ था। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तो वास्को डी गामा ने इस बार्थोलोमेव डियास से पहले ही पूछ लिया था, और इसे ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। इस बार दिशा सूचक यंत्र ने भी इसका साथ दिया, और फाइनली वास्को डी गामा अफ्रीका के इस हिस्से में पहुंच जाता है। यहाँ पर कुछ समय तक यहाँ पर रुका रहा, और फाइनली हम पाते हैं कि उस समय अपने भारत के गुजरात वाले हिस्से के व्यापारी जो हुआ करते थे, उस समय अपने भारत के यही गुजरात वाले लोग अपने अफ्रीका महाद्वीप में व्यापार किया करते थे दोस्तों। और कहते हैं कि उस समय एक गुजराती जहाज अफ्रीका के इस हिस्से में व्यापार के लिए आया हुआ था, और इत्तेफाक ये हुआ दोस्तों कि वास्को डी गामा की मुलाकात हुई उस दिन उस गुजराती व्यापारी से, जब वास्को डी गामा यहाँ रुका हुआ था। और उस गुजराती ने पूछ लिया वास्को डी गामा से कि भैया किधर। वास्को डी गामा ने कहा कि मुझे भारत में जाना है, और काफ़ी प्रयास हमारे द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन मुझे भारत के जलमार्ग का पता नहीं लग पा रहा है। बड़ी मुश्किल से यहाँ से तूफान पार करके वास्को डी गामा अफ्रीका तक पहुँचा था। यहाँ पर जब उसकी भेंट गुजरात के व्यापारी से हुई दोस्तों, और उस गुजरात के व्यापारी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, आपको यदि भारत ही जाना है तो अपने जहाज को मेरे जहाज के पीछे पीछे ले आइए, आपको मैं भारत पहुँचा दूँगा। और उसी गुजराती जहाज के पीछे पीछे चलते हुए आखिरकार वास्को डी गामा 1498 में फाइनली भारत के एक बंदरगाह पर पहुंचा, जिसे हम कालीकट बंदरगाह के नाम से जानते हैं। केरल के उस बंदरगाह पर पहुंचता है, और वहां के राजा थे दोस्तों, कालीकट स्थान पर जहां पर ये पहुंचा था वहां के राजा जामोरिन नाम के राजा हुआ करते थे। और वहां के उस राजा जामोरिन ने स्वागत किया वास्को डी गामा का, जब वहाँ के राजा को पता लगा कि इतनी दूर से बड़े लंबे संघर्ष के बाद कोई विदेशी दुनिया का व्यक्ति हमारे यहाँ पर आया है केवल मसाले प्राप्त करने। बड़ा स्वागत किया था वहाँ के राजा जामोरिन ने। और इस प्रकार से दोस्तों पहली बार अपने भारत में एक विदेशी जाति, एक यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। और हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले जो यूरोपीय जाति अपने भारत में आई थी वो जाति थी दोस्तों पुर्तगाल जाति। और ये पुर्तगाली अपने भारत में आए, और इसको लाने का श्रेय जाता है वास्को डी गामा को। और यही पुर्तगाली धीरे धीरे भारत की यदि मैं बात करूं तो ये जो समुद्री तटीय हिस्सा है पश्चिमी, इस पूरी समुद्री तटीय पर इन लोगों के द्वारा व्यापार शुरू कर दिया जाता है। पहले तो ये मसाले ले जाते रहे अपने भारत से, धीरे धीरे इनको लगा कि यार बार बार हमें आना जाना पड़ता है, क्यों ना अपना एक ठिकाना भारत में ही बना लिया जाए। और धीरे धीरे इन लोगों ने अपने जहाज़ों को भारत में लाकर अपने लोगों को ये भारत में लाए, और भारत के इस पश्चिमी तटीय क्षेत्र वाले इलाके में धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी दुकानें डाली, व्यापार करना शुरू किया, और धीरे धीरे इसी क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से यूरोपीय जाति का आगमन अपने भारत में हुआ। तो दोस्तों क्लास समय का भी हो चुका है, और आज केवल हम बात कर रहे थे यूरोपीय जातियों के आगमन की। और आज हमने जो पढ़ा कि किस प्रकार से पहली जाति जो थी पुर्तगाली वो अपने भारत में आई। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे अन्य जातियों का आगमन अपने भारत में हुआ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे इस चैनल को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं आगे भी एक अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।